हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 12th क्लास है हमारी, ज्योग्राफी देख रहे हैं। लेसन नंबर 4 हमारा शुरू हो चुका है। लेसन नंबर 4 में हम देख रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि प्राथमिक क्रियाएं। बच्चों ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 3 एक्टिविटी होती हैं बेसिकली, और इन्हीं के अनुसार जो है हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो तो हम गतिविधि देश घर में करते हैं, इन्हीं के माध्यम से या इन्हीं के अंदर संचालित होती हैं। इनको ही हम लोग अपना क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये प्राइमरी का है, ये सेकेंडरी का और ये आपका टर्सरी का। क्लियर है। आपको 5th और 4th भी करंट मिलेगा, हम उसको लास्ट में पढ़ लेंगे। लेकिन मेन है प्राइमरी के अंतर्गत, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, उनको देखना, उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हम लोग वही सारी बातें जो है इसके अंतर्गत आपका करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और करते हैं बात। मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक कहा जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमको पैसा मिलता है, हम क्या कहेंगे भैया, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और बेनिफिट है, इसलिए क्या है, आर्थिकी है। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य 4 वर्गों में बांटा जाता है। किसमें बांटते हैं? 4 वर्गों में। जितना मैं नोट करूं, अंडरलाइन करूं, उनको आप पॉइंट बनाकर भी शॉर्ट नोट के रूप में रेडी कर सकते हैं। जैसे पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड है द्वितीय, आपका तृतीयक और चतुर्थ। ये 4 एक्टिविटी के क्षेत्र हैं, लिख लीजिए। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से आपका पर्यावरण पर निर्भर है। तो प्राइमरी इज डिपेंड ऑन एनवायरमेंट, ठीक, क्योंकि वे पृथ्वी के संसाधन जैसे बेसिकली यूज फॉर अर्थ रिसोर्सेज, भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण, खनिज के उपयोग के विषय को बतलाती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी किस पर डिपेंडेंट है? नेचुरल बेसिस पर, लैंड पर बेसिस पर आपका डिपेंडेंट है। भूमि है, जल है, कृषि है, फिशरिंग है, खनन है, ये सारी चीजें किस पे है? ये प्राइमरी एक्टिविटी पर है। जैसे आखेटक देखिए, यानी कि शिकार होता है, भोजन को फूड प्रिजर्वेशन है, और आपका पशुपालन, एनिमल हजबेंड्री है, फिशरीज है, वनों का कटा है, एग्रीकल्चर है, या फिर आपका माइनिंग है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किसमें? जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, जो हमारा प्राथमिक भाग है, फर्स्ट इसको कह सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर ही आपका डिपेंड है, इसके अंदर ही होती है। तो लिख लीजिए कि 4 आर्थिक क्रियाकलाप के भाग हैं और प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत शिकार, भोजन संग्रह, मछली पालन, पशुपालन, लकड़ी काटना, कृषि करना, खनन करना प्राइमरी सेक्टर के भाग हैं, और इन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़ जाए, चलिए। मछली पकड़ना एवं कृषि करने का कार्य तटीय मध्यान्ह भागों में ही निवास का क्यों होता है? क्योंकि भौतिक एवं रासायनिक कारक हैं विभिन्न प्रदेशों में प्राथमिक एक्टिविटी को निर्धारित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको पता लग गया कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन चीजें आते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले कार्य उन क्षेत्रों के बाहर होने के कारण आपका इनको लाल कॉलर्स आपके श्रमिक कहते हैं। जो लोग आपका दैनिक बेसिक रूप पर श्रमिक का कार्य करते हैं उनको रेड कॉलर आपके वर्कर कहते हैं। तो कभी पूछ लिया जाए रेड कॉलर वर्कर कौन है, तो आप कहेंगे जो लोग आपका दैनिक पर किसी के यहाँ काम झाड़ी मजदूरी करते हैं उनको क्या कहते हैं? आपका रेड वर्कर कॉलर कहते हैं, जो घर से बाहर करते हैं। व्हाइट कॉलर डॉक्टर इंजीनियर वगैरह में आते हैं, ब्लैक कॉलर में डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं। इस तरीके से उनको प्रोफेशन में रखा गया है। अब इसमें जो प्राइमरी मेन एक्टिविटी है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, और पहली एक्टिविटी प्राइमरी हमारे सामने आखेट एवं भोजन संग्रह के रूप में जो सारी चीजें हैं हम उनको देख रहे हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करता है? आदिमकाल समाज में मानव अपने जीवन के निर्वाह के लिए अपने समीप वातावरण पर निर्भर रहता है कि उसको अपने जीवन जरूरतों के लिए जिन चीजों पर जरूरत होना है वो डिपेंडेंसी कहां पर है, वो चीजें कहां पर मिलेंगी उसको? वो पर्यावरण से मिलेंगी। उसका जीवन निर्वाह जो है 2 कार्य से होता है।
पहला है पशु का आखेट, दूसरा है अपने समीप जंगलों का होने योग्य जंगल पौधे कंदमूल आदि एकत्रित करना। आदिम समाज में पशुओं पर निर्भर रहता है। जो आदिम लोग हैं, जो आपके जंगलों में निवास करते हैं, हम जिनको ट्राइबल, जनजाति, आदिवासी, जो भी नाम से बुलाते हूं, बेसिकली वो लोग किस पे डिपेंडेंट है? वहां का समाज, वहां की सभ्यता डिपेंड है आपका जो पशु है उन पशुओं पर निर्भर करता है। चलिए देखिए, तो मैंने कहा था कि जातियों पर अगर हम लोग ये जो है मत्स्य करते हैं, रहते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में, कह रहे हैं कि अवैध शिकार के कारण, अवैध मतलब जो है गलत तरीके से शिकार कर दिया, आप एक ही जाति प्रजाति के पीछे पड़ गए, तो इससे क्या होगा? बहुत सारी जातियां जो है, प्रजातियां आपकी लुप्त हो सकती हैं और संकट में क्या सामना कर सकती हैं। प्राचीन काल में आखेटक पत्थर लकड़ी के बने हैं और तीर इत्यादि के माध्यम से वो लोग प्रयोग करते थे, उनको मारते थे। ये सारी चीजें हमने इसके अंतर्गत देखी। भोजन संग्रह आखेटक प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक विश्व के विभिन्न भागों में क्रियाकलाप पर विभिन्न रूप से आपका उनकी कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। इसके इसके अधिकार आदिम समाज के लोग करते हैं। लोग अपने भोजन, वस्त्र शरण की आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु पशुओं की वनस्पति संग्रहण करते हैं और इसके कार्य के लिए काम, पूंजी एवं निम्न इस तरह तकनीकी का आवश्यकता थी। एक नॉर्मल टेक्नोलॉजीज के बेस आपका ये सारी चीजें थी, ठीक। और आप इनको अच्छे से देख सकते। मिजोरम के संतरे एकत्र करती हुई महिला। अब देखिए, भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। हम फूड प्रिजर्वेटिव फूड संग्रह की बात कर रहे हैं, तो दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यह काम सबसे ज्यादा किया जाता है। उन दोनों भागों को हम लोग आपका देखें। पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जहां कनाडा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। पहले में कहा है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया और साउथ चिली। सेकंड कहा है लो एल्टीट्यूड के क्षेत्र, जहां जैसे अमेजिंग बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया तक ये चीज फैली हुई है। यहां ऐसी जगह है जहां पर आप देखोगे फूड प्रिजर्वेशन जो है आपका किया जाता है, ठीक। आधुनिक समय में भोजन संग्रह कार्य का कुछ भाग व्यापारीकरण में हो गया है। आपने भोजन को प्रिजर्व किया और कुछ आपने उसका कमर्शियल यूज कर दिया, आपने उसको बेच दिया। लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल, औषधि पौधों की सामान्य रूप से उनको फिल्टर करके बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। पौधे विभिन्न भागों को उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का जैसे कुनैन, चमड़ा तैयार करना, काकरोग, पत्ती उपयोग, पेय पदार्थ, दवाई, कृतंक वस्तुएं, रेशम के बने कपड़े, फलदार भोजन, ये सारी चीजों का प्रयोग वो लोग आपका अच्छे से करते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब कहाँ कहाँ रीजन में है ये चीजें जहां पर हो रहा है? देखिए, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर फूड प्रिजर्व करते हैं। ये क्षेत्र है जहां पर फूड को प्रिजर्व करा जाता है। ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट है, और अफ्रीका का ये क्षेत्र है जहां पर आपका, और साउथ अमेरिका का ये वाला क्षेत्र जहां पर आपका क्या है, जो है आपका भोजन का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाएं। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई अच्छी किस्म एवं दाम वाली कृत्रिम कृत्रिम मतलब जो हम लोग हाथ से रेडीमेड बनाते हैं उत्पाद ने उष्ण कटिबंधीय वन भोजन संग्रह वाले समूह का स्थान ले लिया है।
पशुचारण की बात कर रहे हैं। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से ही जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशु व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशु का चयन करना पालतू किया। भौगोलिक कारकों में तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशु निर्वाह के लिए जीवन स्तर पर आपका किया और कार्य शुरू किए। ठीक। चलवासी पशु। अब जब आप यहाँ लोगों को लग गया कि हमारा जीवन कृषि पर डिपेंड नहीं हो सकता, तब उन्होंने दूसरा रास्ता चुना कि जो हम आखेट करते हैं, जीवन संग्रह के रूप में हम जीवन जी रहे हैं, इससे हमारा गुजारा, हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। हम लोगों को कुछ दूसरा रास्ता चुनना होगा। तब उन्होंने अपना दूसरा रास्ता चुना, और जो उनका दूसरा रास्ता था वो रास्ता क्या था? आखेट यानी कि शिकार करना। उन्होंने अपना दूसरा रास्ता चुना। ठीक। और उसी में थे पहले जो लोग आपका पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे, उनको कहा गया चलवासी पशु चारण व्यवस्था वाले लोग। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवस्था है और आज भी देखने के लिए मिलती है हमें पहाड़ों में। पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं। वे पालतू पशुओं को पानी, चारागाह की उपलब्धता के लिए एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। किसके अनुसार? चारागाह की उपलब्धता के लिए। इन पशुचारक वर्ग में अपने एक निश्चित चारागाह होते हैं। कैसे के कहाँ जाते हैं? निश्चित चारागाह में जाते हैं। ये देखिए, ये अपने क्षेत्र को ले जा रहे हैं। आपने जो है गुजरों को देखा होगा, बकरवाल को देखा होगा, भोटियाओं को देखा होगा, गद्दी को देखा होगा। ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे आप देखिए, अभी क्या है कि शीत ऋतु आने वाली है। ठीक। तो ये लोग ऊंचे पहाड़ों से नीचे की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाए, और जैसे गर्मी आ रही थी, ये आपका पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं? सर्दियों में नीचे की तरफ प्लेन की मैदानी की तरफ आते हैं और गर्मियों में पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं। देखिए कितने बड़े झुंड में आपके पशुओं को लेकर जा रहे हैं। यही है जीवन निर्वाह आपका पशुचारण व्यवस्था। विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उस कटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल प्रमुख हैं, जबकि सहारा एवं पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊंट पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के भागों में याक और लांबा, और आर्टिक और ध्रुव में आपका रेंडियर पाला जाता है। आप देखते हैं, आप तिब्बत में जाइए, एंडीज पर्वत पे जाइए, यहाँ पर याक पालते। एक बैल देखा होगा जिसके बहुत बड़े सींग और बड़ा बड़ा होता है। लाम पाला जाता है। आर्टिक क्षेत्र को, ध्रुवीय क्षेत्र में आपका रेंडियर देखते हैं आप, हिरन जैसे होते हैं, उनको पाला जाता है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तरी अफ्रीका, एटलस, प्रायद्वीप अमेरिका, मंगोलिया, चीन पाले जाते हैं। दूसरे में यूरोपीय तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश, जबकि तीसरे क्षेत्र में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, मेटागास्कर, ये सारे जो हैं आपके इसमें पाले जाते हैं। ठीक, ये वो क्षेत्र है। नया चारागाहों की खोज में पशु चारक समतल भागों एवं पर्वतीय भागों में लंबी दूरी तय करते हैं। गर्मियों में कहाँ जाएंगे? आपका पर्वतीय क्षेत्रों में। सर्दियों में कहाँ जाएंगे? समतल भागों में। चार क्या करते हैं? चारागाहों की खोज में, जहां पर इनके भोजन के जो इनके जानवर है उनके लिए चरने के लिए घास और पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। मैदान में, गर्मी भागों में, पर्वतीय क्षेत्र एवं शीत की ओर। देखिए, गर्मियों में कहा करते हैं मैदान की ओर, पर्वतीय चारगाहों में आपका शीत पर्वतीय भाग से मैदानों की ओर चारगाह में प्रवास करते हैं। यानी कि ठंड में पहाड़ से नीचे आते हैं और गर्मियों में नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक। इन्हीं इस गतिविधि कारण इनको क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसी कारण भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुजर, ध्यान दीजिए, अभी मैं जिनका नाम ले रहा था वो लोग आ गए, यानी कि जो जो आपका ऋतु प्रवास करते हैं, उसमें गुजर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया, ये भारत के हिमालय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास करने वाले प्रमुख आपके जातियां हैं। लिख लीजिए, यही लोग हैं जो आपका ऋतु प्रवास करते हैं। चलिए देख लिया। अब देखिए, शीत
में आपका पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल से दक्षिण की ओर और शीत से उत्तर दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारण व्यवस्था का प्रवास होता है। और चलवासी पशुचारण व्यवस्था की संख्या अब घट रही है। वर्तमान में इनका उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्र में कमी आ गई है, जिसके दो कारण हैं। पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, दूसरा कई क्षेत्र में नई बस्ती का बन जाना। यानी कि ये भी अब जो है चलवासी पशुचारण व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, लुप्त हो रही है। जिस तरह की आप पशुचारण व्यवस्था देखते हो वर्तमान में अब कम होती जा रही है। तो फिलहाल आज हमने इसके बारे में पढ़ा, चैप्टर की शुरुआत करी, देखा क्या व्यवस्था है, प्राइमरी एक्टिविटी के क्षेत्र कौन से हैं, एग्रीकल्चर के जब लोग डिपेंडेंसी कम हटी तो लोग आपका पशुपालन की तरफ बढ़ गए। पशुपालन में भी कुछ प्रकार हैं, उनको हम देख रहे हैं। उसमें पहला प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, पशुचारण व्यवस्था। तो जो आपका बेसिकली हमने विश्व और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा। जो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक एक बार घर जाके इसको रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। किसी को डाउट बनता है मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।